दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जिसने अपने लालच में आकर अपने परिवार को जान से मार डाला और खुद आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। पुलिस अधिकारियों को बरामदे में ही दो महिलाएं घायल पड़ी दिखाई दी। पूछने पर सुभाष ने बताया कि एक महिला उसकी बहू डॉली है तथा दूसरी रिश्तेदार सुषमा है। पुलिस अधिकारियों ने इन दोनों को इलाज हेतु सैफई अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी आंगन में पहुंचे तो वहां 3 लाशें पड़ी थीं। इनकी हत्या गला काटकर बड़ी बेरहमी से की गई थी। आंगन में खून ही खून फैला था। पूछने पर सुभाष ने बताया कि एक लाश उसके छोटे बेटे अभिषेक उर्फ भुलन 20 वर्ष की है, जबकि दूसरी लाश दामाद सौरभ 26 वर्ष की है। तीसरी लाश बेटे के दोस्त दीपक 21 वर्ष की है। लाश के पास ही खून सना फरसा पड़ा था। शायद उसी फरसे से उनका कत्ल किया गया था, इसलिए फरसे को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। एसपी विनोद कुमार सहयोगियों के साथ आंगन से जीने के रास्ते छत पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे चौंक गए। कमरे के अंदर सुभाष के बेटे सोनू व उसकी नई नवेली दुल्हन सोनी की लाश पड़ी थी। उन दोनों के हाथ की मेहंदी व पैरों की महावर अभी छूटी भी न थी कि उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। उन दोनों की हत्या भी गला काट कर ही की गई थी। सोनू की उम्र 23 साल के आसपास थी, जबकि सोनी की उम्र 20 वर्ष थी। निरीक्षण करते हुए एसपी विनोद कुमार जब मकान के पिछवाड़े पहुंचे तो वहां एक और युवक की लाश पड़ी थी। पूछताछ से पता चला कि वह लाश सुभाष के बड़े बेटे शिवीर की है। पता चला कि शिवीर ने ही पूरे परिवार का कत्ल किया था, फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली थी। शिवीर की उम्र 28 साल के आसपास थी। शिवीर के शव के पास ही एक तमंचा पड़ा था। इसी तमंचे से गोली मारकर उसने खुदकुशी की थी। पुलिस ने तमंचे को सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने शिवीर की तलाशी ली तो उसकी जेब से मिर्च स्प्रे तथा नींद की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले। पुलिस ने इसे भी सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने कमरे से कुल्हाड़ी व फावड़ा भी कब्जे में लिया, जिससे शिवीर ने पत्नी, भाभी व पिता पर हमला किया था। यह बात 24 जून 2023 की है। शिवीर ने घर के 5 जनों को क्यों काटा? यह विभत्स घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी थाने के गांव गोकुलपुरा अरसारा में बीती रात घटित हुई थी। सामूहिक नरसंहार की खबर थाना किशनी पुलिस को मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो लिए। कुछ ही देर में एसएचओ अनिल कुमार, एसपी विनोद कुमार, एएसपी राजेश कुमार तथा सीओ चंद्रशेखर सिंह घटनास्थल पर आ गए। सुभाष के दरवाजे पर अब तक भारी भीड़ जुट चुकी थी। ग्रामीणों की इतनी भीड़ देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि असामाजिक तत्व भीड़ को गुमराह कर कहीं कोई बवाल खड़ा न कर दें, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त फोर्स मंगा कर गोकुलपुरा गांव में तैनात करा दी। सामूहिक हत्याकांड की खबर सुनकर अब तक सुभाष यादव के घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा शुरू हो गया था। जब भी कोई खास रिश्तेदार आता, महिलाओं का करुण रुदन कलेजा चीरने लगता। माहौल उस समय तो बेहद गमगीन हो उठा जब नई नवेली दुल्हन मृतका सोनी के मम्मी पापा के साथ सैकड़ों लोग आ गए। विद्राम व उनकी पत्नी सुषमा बेटी दामाद का शव देखकर बिलख पड़े। उनका करुण रुदन इतना द्रवित कर देने वाला था कि वहां मौजूद शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंखों में आंसू न आए हों। पुलिसकर्मी तक अपने आंसू न रोक सके। मृतक दीपक के मम्मी पापा भी फिरोजाबाद से आ गए थे। वह भी बेटे की लाश के पास सुबक रहे थे। प्रियंका भी पति सौरभ की लाश के पास बिलख रही थी। उसकी मम्मी शारदा देवी उसे ढांढस बढ़ा रही थी। यह बात दीगर थी कि उनकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही बेटे, बहू और दामाद की लाश पड़ी थी। पुलिस अधिकारियों ने संवेदना व्यक्त करते हुए किसी तरह समझा बुझाकर मृतकों के घर वालों को शवों से अलग किया। फिर पंचनामा भरवाकर मृतक सोनू, भुलन, दीपक, सौरभ, शिवीर तथा सोनी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी के जिला अस्पताल भिजवा दिया। शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाने के बाद एसपी विनोद कुमार ने घर के मुखिया सुभाष यादव से घटना के बारे में जानकारी जुटाई। सुभाष यादव ने बताया कि यह खूनी खेल उसके बड़े बेटे शिवीर ने ही खेला है। 22 जून को उसके ममनजले बेटे सोनू की शादी थी। बारात गंगापुरा, इटावा गई थी।
23 जून को दोपहर बाद बारात वापस आई। घर में बहू की मूंग दिखाई व अन्य रस्में पूरी हुई। खूब गाना बजाना हुआ। रात 12 बजे तक डीजे पर सब नाचते झूमते रहे। शिववीर भी जश्न में शामिल रहा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है हम लोग भांप नहीं पाए। रात के अंतिम पहर में इस क्रूर हत्यारे ने हमला कर 5 जनों को काट कर मौत की नींद सुला दिया। शायद उसका इरादा सभी को खत्म करने का था, लेकिन पत्नी बेटी सहित वे बच गए। घर के मुखिया सुभाष चंद्र यादव से बातचीत करते हुए एसपी विनोद कुमार ने गोकुलपुरा और सारा गांव में डेरा जमा लिया था। शवों के अंतिम संस्कार तक वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। देर शाम एडीजी राजीव कृष्ण व आईजी दीपक कुमार गोकुलपुरा पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर घर के मुखिया सुभाष चंद्र यादव से बातचीत की। उन्होंने एसपी विनोद कुमार से भी घटना से संबंधित जानकारी हासिल की तथा कुछ आवश्यक निर्देश दिए। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। वहां क्षेत्रीय विधायक ब्रिजेश कठेरिया मृतकों के परिजनों के साथ रहे और उन्हें धैर्य बंधाते रहे। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस व्यवस्था के साथ दीपक का शव फिरोजाबाद तथा सौरभ का शव उसके गांव चांद हवेलिया किशनी भेज दिया गया। 3 बेटों सोनू, बुलंद व शिववीर का दाह संस्कार सुभाष ने किया। इधर विद्राम यादव अपनी बेटी सोनी का शव लेकर अपने गांव गंगापुरा पहुंचे तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। लाडली बेटी का शव देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर आंख में आंसू थे। दर्द इस बात का था कि जिस बेटी को पूरे गांव ने हंसी खुशी से ससुराल भेजा था, उसका कफन में लिपटा शव गांव आया था। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामसेवक यादव भी बेहद दुखी थे, क्योंकि लाडली बेटी सोनी उनके गांव व परिवार की थी। विद्राम तो ढांढस बंधाते वे स्वयं भी रो रहे थे। सामूहिक नरसंहार से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई थी। चूंकि मामला यादव परिवार से जुड़ा था और डिम्पल यादव भी मैनपुरी से सांसद हैं, इसलिए वे दूसरे रोज ही गोकुलपुरा गांव जा पहुंची। पर्यटन राज्य मंत्री जयवीर सिंह ने भी सामूहिक नरसंहार पर गहरा दुख व्यक्त किया। शिववीर ने अपने सगे भाइयों की हत्या क्यों की? परिवार के प्रति उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना क्यों पनपी? वह क्या हासिल करना चाहता था? यह सब जानने के लिए हमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी थाना अंतर्गत एक गांव है गोकुलपुरा अरसारा। यादव बाहुल्य इसी गांव में सुभाष चंद्र यादव सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शारदा देवी के अलावा 3 बेटे शिववीर, सोनू, अभिषेक उर्फ बुलंद तथा एक बेटी प्रियंका थी। सड़क किनारे उनका पक्का मकान था। वह किसान थे। खेती से ही वे परिवार का भरण पोषण करते थे। सुभाष चंद्र यादव खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेटों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे, इसलिए वह उनकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे बेटों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। 2 बेटे सोनू व बुलंद तो पढ़ने में तेज थे, लेकिन बड़ा बेटा शिववीर पढ़ने में कमजोर था। इंटरमीडिएट की परीक्षा जैसे तैसे पास कर उसने पढ़ना बंद कर दिया और पिता के साथ खेती में हाथ बंटाने लगा। लेकिन शिववीर का मन खेती किसानी में भी नहीं लगा। इसके बाद वह नौकरी की तलाश में जुट गया। काफी प्रयास के बाद उसे मैनपुरी में स्थित एक फर्म में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। चूंकि कृषि यंत्र बेचने में उसे कमीशन भी मिलता था, इसलिए उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अब वे ठाट बाट से रहने लगा। शिववीर कमाने लगा तो सुभाष चंद्र उसके ब्याह की सोचने लगे। वह ऐसी लड़की चाहते थे जो उनका घर संभाल सके, भले ही वह ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। उन्हीं दिनों का रहल मैनपुरी निवासी हरि सिंह यादव अपनी बेटी डॉली का रिश्ता लेकर सुभाष के पास आए। सुभाष यादव तो शिववीर के रिश्ते के लिए लालायत ही थे, सो उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया। फिर दोनों तरफ से बात तय होने के बाद 8 फरवरी 2019 को हरि सिंह ने डॉली का विवाह शिववीर के साथ कर दिया। डॉली शिववीर की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो उसके जीवन में बहार आ गई। डॉली सुंदर तो थी ही, साथ ही सुशील व सदाचारी भी थी। उसने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। वह पति की सेवा तो करती ही थी, सास ससुर की सेवा में भी कोई कसर न छोड़ती थी। शादी के 1 साल बाद डॉली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने पीहू रखा। पीहू के जन्म से घर की खुशियां और बढ़ गई। शिववीर डॉली से बहुत प्यार करता था। वह उसके प्यार में ऐसा खोया कि काम धंधा ही भूल गया। लापरवाही बरतने व काम पर न जाने के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई। शिववीर बेरोजगार हुआ तो वह आवारा घूमने लगा।
उसकी संगत कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से हो गई, जिनके साथ वह नशापत्ती करने लगा। डॉली मना करती तो वह उसे झिड़क देता, कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता था। बेटे को गलत रास्ते पर जाते देख कर सुभाष की चिंता बढ़ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिविर को कैसे सुधारें। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने किशनी कस्बे में शिविर को फ्लैक्स की दुकान खुलवा दी। बैनर पोस्टर बनाने के इस धंधे में शिविर को शुरू में तो आमदनी हुई, लेकिन उधारी के कारण बाद में नुकसान होने लगा। यहाँ तक कि दुकान का किराया तथा कारीगरों की मजदूरी भी निकालनी मुश्किल हो गई। धंधे में नुकसान हुआ तो उसने दुकान बंद कर दी। इस धंधे में वे कमाने के बजाय कर्जदार हो गया। घर वालों ने शिविर की क्यों नहीं की मदद। सुभाष चंद्र की बेटी प्रियंका अब तक जवान हो गई थी। वह उसके हाथ जल्द ही पीले कर देना चाहते थे। प्रियंका खूबसूरत तो थी, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 8वीं कक्षा पास करते ही मां शारदा ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी और अपने साथ घरेलू काम में लगा लिया था। उनका मानना था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए योग्य लड़का खोजना मुश्किल होता है, जबकि सुभाष यादव पत्नी की बात से सहमत नहीं थे। सुभाष यादव ने प्रियंका के लिए योग्य वर की खोज शुरू की तो उन्हें एक लड़का सौरभ पसंद आ गया। सौरभ के पिता रामकिशन यादव मैनपुरी जिले के गांव चान्हविलिया के रहने वाले थे। 24 वर्षीय सौरभ दूध का व्यवसाय करता था और पिता के साथ खेती में भी हाथ बंटाता था। सुभाष को सौरभ पसंद आया तो उन्होंने 6 जून 2021 को प्रियंका का विवाह सौरभ के साथ कर दिया। प्रियंका को ससुराल में किसी चीज की कमी न थी, सो वह सुखपूर्वक ससुराल में पति के साथ जीवन बिताने लगी। सुभाष जहां अपने बड़े बेटे शिविर से दुखी था तो वहीं अन्य 2 बेटों से संतुष्ट भी था। ममनजला बेटा सोनू पढ़ लिख कर अकाउंटेंट की नौकरी पा गया था। वह राजस्थान की खुशखेरा स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे अच्छी सैलरी मिलती थी। सबसे छोटे अभिषेक उर्फ भुलन को नौकरी तो नहीं मिली थी, लेकिन उसने किशनी तहसील के पास फोटोकॉपी की दुकान खोल ली थी। दुकान से उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। अभिषेक व सोनू पिता की मर्जी से हर काम करते थे, इसलिए वे दोनों उनकी आंखों के तारे बन गए थे। इधर शिविर ने फ्लैक्स के काम में पैसा बनवाने के बाद कर्ज लेकर गले का धंधा किया, लेकिन इसमें भी बेमात खा गया। अब वे पहले से ज्यादा कर्जदार हो गया। उसने पिता व भाइयों से कर्ज उतारने के लिए पैसा मांगा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। कर्जदार होने से घर वाले उसकी उपेक्षा करने लगे। कर्जदारों से परेशान शिविर घर छोड़कर पुणे चला गया। वहां वह किसी फैक्ट्री में काम करने लगा। 1 साल तक शिविर घर से गायब रहा। उसके बाद फिर घर वापस आ गया। वापस आते ही कर्ज वाले उसके घर के चक्कर लगाने लगे। शिविर ने फिर घर वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने उसे दुत्कार दिया। 1 पैसा भी नहीं दिया। पत्नी भी क्यों हुई शिविर के खिलाफ। शिविर ने तब लड़ झगड़ कर डॉली के जेवर छीन लिए और बेच दिए। 1-2 लोगों का उसने मामूली कर्ज अदा किया। फिर घर छोड़कर खोड़ा नोएडा आ गया। यहाँ वह किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगा। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी डॉली को भी ले आया। डॉली 1-2 माह तो उसके साथ खुश रही, फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा जेवर बेचने को लेकर होता था। एक रोज तो झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। शिविर ने पहले तो पत्नी को पीटा, फिर दीवार में उसका सिर पटक दिया, जिससे डॉली का सिर फट गया। गुस्से में डॉली ने अपनी मासूम बच्ची को साथ लिया और आनंद विहार बस अड्डे आ गई। यहाँ से बस पर सवार होकर करैल आ गई, फिर वहां से अपने मायके आ गई। मम्मी पापा को उसने पति की करतूत बताई तो उन्होंने बेटी को गले लगा लिया और बेटी को शिविर के साथ न भेजने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद शिविर डॉली को लेने ससुराल आया तो डॉली के मम्मी पापा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शिविर को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटी को साथ भेजने से साफ मना कर दिया। शिविर ने डॉली को लाख मनाने की कोशिश की, माफी भी मांगी, लेकिन डॉली नरम नहीं हुई। उसने भी पति के साथ जाने को साफ मना कर दिया। अपमानित होकर शिविर घर आ गया। उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई, फिर वेहन और अन्ना चला गया। इधर जब डॉली कई माह तक ससुराल वापस नहीं आई तो डॉली को लेकर गांव में कानाफूसी होने लगी। इज्जत बचाने के लिए सुभाष बहू के मायके गए और उसे किसी तरह मनाकर विदा करा लाए। डॉली के मम्मी पापा ने कई शर्तों के साथ डॉली को उस समय ससुराल भेजा था। कुछ दिन बाद डॉली के वापस आने की जानकारी शिविर को हुई तो वे उसे लेने आ पहुंचा, लेकिन सुभाष ने डॉली को यह कहकर उसके साथ नोएडा नहीं भेजा कि बहू के जाने से घर में रोटी पानी की परेशानी होगी, क्योंकि डॉली की सास शारदा की तबीयत खराब चल रही थी।
शिवीर अब 15 दिन में घर आता, 2 से 3 दिन रहता, उसके बाद फिर नौकरी पर नोएडा चला जाता। लेकिन जब भी आता पापा से पैसों की डिमांड करता, न देने पर लड़ाई झगड़ा करता, माँ शारदा से भी उलझ जाता। एक दिन तो हद ही हो गई, शिवीर ने पापा सुभाष पर हाथ छोड़ दिया। पति पर हाथ छोड़ना शारदा को नागवार लगा, इसलिए वे उससे भिड़ गई और कई तमाचे शिवीर के गाल पर जड़ दिए। घर आते जाते एक रोज शिवीर को पता चला कि पापा व दोनों भाइयों ने मिलकर सड़क किनारे एक प्लॉट तथा 5 बीघा उपजाऊ भूमि खरीदी है, लेकिन प्लॉट व जमीन में उसका नाम दर्ज नहीं कराया गया है। वह मन ही मन जल भुन उठा। उसके मन में घर वालों के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी। शिवीर ने इस बाबत पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुनवऊ और भुलन ने अपनी कमाई से खेत खरीदे हैं। यह सुनकर शिवीर गुस्से से बोला, खेत प्लॉट खरीदने को तुम लोगों के पास पैसा है, लेकिन हमारा कर्ज चुकाने को तुम्हारे पास पैसा नहीं है। यह नाइंसाफी है। शिवीर ने इस नाइंसाफी के बारे में बहनोई सौरभ तथा मामा विनोद से भी बात की, लेकिन उन लोगों ने भी उसकी एक न सुनी। शिवीर अब मामा व बहनोई से भी नफरत करने लगा। सुभाष का नजला बेटा सोनू राजस्थान की खुशखेरा स्थित जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी में विद्राम यादव भी नौकरी करता था। विद्राम यादव इटावा जिले के गंगापुरा गांव का रहने वाला था। चूंकि सोनू और विद्राम एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, इसलिए परिचय होने के बाद दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई थी। जब भी दोनों को फुर्सत मिलती तो साथ बैठकर घर गांव की बातें करते थे। चूंकि दोनों यादव जाति के थे, सो दिन पर दिन उनकी दोस्ती बढ़ती गई। विद्राम यादव के परिवार में पत्नी सुषमा के अलावा 4 बेटियां सोनी 18 वर्ष, अंजलि 16 वर्ष, खुशबू 14 वर्ष, खुशी 13 वर्ष तथा एक बेटा यश 7 वर्ष था। विद्राम स्वयं तो नौकरी करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुषमा घर खेत की जिम्मेदारी संभाले थी। 5 बच्चों की देखरेख व पालना पोषण की जिम्मेदारी सुषमा की ही थी। विद्राम की बेटी सोनी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह खूबसूरत तो बचपन से ही थी, लेकिन 16 बसंत पार कर जब उसने जवानी की डगर पर कदम रखा तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। असित इंटर कॉलेज गंगापुरा से उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी थी और घरेलू काम में लगा दिया था। विद्राम अपनी जवान बेटी के ब्याह के लिए चिंतित रहता था। वह फैक्ट्री में जब भी सोनू से मिलता तो उसे अपनी बेटी सोनी की याद आ जाती। उसे लगता कि सोनू ही उसकी बेटी के योग्य है, वह उसे सदा खुश रखेगा। रिश्ता हो गया तो दोनों की जोड़ी खूब फबेगी। इशारे इशारे में विद्राम ने कई बार सोनू का मन टटोला, तो वे हंसकर टाल गया और बोला, शादी विवाह मम्मी पापा की मर्जी से होते हैं, पहले उनकी हाँ फिर मेरी हाँ। विद्राम सोनू का इशारा समझ गया। इस बार मार्च 2023 में होली त्योहार की छुट्टी में जब विद्राम घर आया तो वह बेटी का रिश्ता लेकर सोनू के गांव गोकुलपुरा अरसारा पहुंच गया। उसने बिना कोई भूमिका बांधे सोनू के पापा सुभाष यादव से कहा कि वह अपनी बेटी सोनी का रिश्ता लेकर उनके पास आए हैं। उनका बेटा सोनू उन्हें पसंद है। आपस की बातचीत के बाद सोनी का रिश्ता सोनू के साथ तय हो गया। शादी की तारीख 22 जून 2023 तय हुई। इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। भाई की शादी पर क्यों चिढ़ा शिवीर को सोनू का ब्याह तय होने की बात पता चली तो वह मन ही मन जल उठा। वह नोएडा से घर आया तो मम्मी पापा से झगड़ने लगा और बोला, तुम्हारे पास शादी रचाने को रकम है, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने को नहीं। क्या मैं सौतेला बेटा हूँ या फिर किसी की नाजायज औलाद? आखिर घर में मेरी अनदेखी क्यों की जा रही है? शिवीर ने शादी की तैयारी के बहाने सुभाष से 20,000 रुपया मांगा, लेकिन उन्होंने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से शिवीर की नफरत चरम पर पहुंच गई। वह सोचने लगा कि उसे इस तरह तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसे सब कुछ छीनना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह पूरे परिवार का सफाया कर देगा। उसके बाद आराम की जिंदगी बिताएगा। जमीन जायदाद घर प्लॉट का वही मालिक होगा। अपने खतरनाक मंसूबों को सफल बनाने के लिए वह तैयारी में जुट गया। सबसे पहले उसने चारा काटने वाली मशीन के ब्लेड से तेज धार वाला फरसा तैयार कराया। इसके बाद उसने एक स्थानीय अपराधी की मदद से तमंचा व कारतूस खरीदा। फरसे व तमंचे को उसने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। यही नहीं, उसने हर खतरे से निपटने के लिए अन्य तैयारियां भी पूरी कर लीं। मिर्च का स्प्रे व नींद की गोलियों का इंतजाम भी उसने कर लिया। शिवीर ने अपने खतरनाक मंसूबों की किसी को भनक तक न लगने दी। वह सामान्य तरीके से रहने लगा।
सुभाष यादव व उसके दोनों बेटे शादी की तैयारियों में जुटे थे। निमंत्रण कार्ड आदि बांटे जा चुके थे। गांव में शादी की रस्में एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती हैं। रिश्तेदारों व महिलाओं का आना जाना भी शुरू हो गया था। सोनू की बहन प्रियंका, मौसी, मामी भी आ चुकी थीं। 20 जून को मंडप गाड़ा गया। उसके बाद से मंडप के नीचे ढोलक की थाप पर मंगलवार गीत गाए जाने लगे। सुभाष यादव ने बड़े बेटे शिविर को शादी में नहीं बुलाया था, फिर भी वह 3 दिन पहले ही नोएडा से घर आ गया। वह हर काम हंसी खुशी से करने लगा। उसने भाइयों को तनिक भी आभास नहीं होने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। 22 जून 2023 को गाजे बाजे के साथ निकासी हुई और शाम 4 बजे बारात गंगापुरा के लिए रवाना हुई। रात 8 बजे विद्राम व उसके परिजनों ने बारात का स्वागत किया। बारात में शिविर ने जमकर डांस किया। डीजे की धुन पर दूल्हा दुल्हन भी खूब थिरके। शिविर वैसे तो खुश था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वह लड़की पक्ष के लोगों से भिड़ जा रहा था। कभी लाइट को लेकर तो कभी पानी को लेकर वह नाराज हो रहा था। घर वालों के समझाने पर वह चुप हो जाता। डीजे बंद होने पर तो वह इतना नाराज हुआ कि वह रात में ही मोटरसाइकिल से घर वापस आ गया। 23 जून की सुबह विद्राम व उसकी पत्नी सुषमा ने अपनी लाडो को लाल जोड़े में आंसुओं के बीच विदा किया। दोपहर बाद बारात गोकुलपुरा गांव वापस आ गई। उसके बाद ज्यादातर रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन सोनू की बहन प्रियंका, जीजा सौरभ, मामी सुषमा तथा दोस्त दीपक उपाध्याय रुक गए। शाम तक मुंह दिखाई व अन्य रस्में होती रहीं। ढोलक की थाप पर नाच गाना भी हुआ। फिर देर रात तक डीजे पर डांस होता रहा। सोनू, सोनी भी खूब थिरके। दीपक, सौरभ व शिविर ने भी खूब डांस किया। क्या हुआ था, नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद रात 12 बजे कस से परेशान शिविर कोल्ड ड्रिंक लाया। बस यहीं से उसने अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने चालाकी से कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियों का पाउडर मिला दिया। फिर एक गिलास सभी को थमा दिया। सभी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान ही सोनी की मां सुषमा की कॉल आई। सोनी ने कॉल रिसीव की और बताया कि ससुराल में सब ठीक है, अभी चंद मिनट पहले ही डांस बंद हुआ है। जेठ जी, शिविर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, हम सभी पी रहे हैं। इधर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सौरभ, बुलंद व दोस्त दीपक उपाध्याय आंगन में जाकर लेट गए तथा सोनू की मामी सुषमा, भाभी डॉली, बहन प्रियंका तथा मां शारदा देवी बरामदे में सो गईं। बरामदे के पास ही सुभाष चंद्र खटिया पर लेट गए। सोनू व उसकी पत्नी सोनी सुहागरात मनाने छत पर बने कमरे में जाकर लेट गए। उन्होंने जीने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ देर बाद सभी सो गए, लेकिन शिविर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात 3 बजे के बाद वह कमरे में आया। उसने छिपा कर रखा तमंचा निकाला, फिर लौटकर कमर में खोंस लिया। इसके बाद फरसा लेकर कमरे से बाहर आया। चूंकि जीने का दरवाजा बंद था, वह दीवार के सहारे सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचा। कमरे के अंदर सोनू व सोनी अस्त व्यस्त हालत में लेटे थे। शायद वे सुहागरात मनाने के बाद सुख की नींद सो रहे थे। शिविर ने एक घृणाभरी नजर दोनों पर डाली, फिर फरसे से गले पर वार कर दोनों को मार डाला। नवदंपति की हत्या करने के बाद शिविर जीने का दरवाजा खोलकर आंगन में आया। यहाँ भाई भुलन, बहनोई सौरभ व भाई का दोस्त दीपक सो रहा था। शिविर ने फरसे से गर्दन व चेहरे पर बारी बारी से वार कर तीनों को मौत की नींद सुला दिया। 5 हत्याएं करने के बाद शिविर आंगन से बरामदे में आया। यहाँ उसने फावड़े से अपनी पत्नी डॉली व मामी सुषमा पर वार किया। डॉली का पैर तथा सुषमा का हाथ जख्मी हो गया। वे दोनों चीखीं तो सुभाष, उसकी पत्नी शारदा तथा बेटी प्रियंका जाग गईं। उन तीनों ने शिविर का रौद्र रूप देखा तो वे कांप उठीं। फिर भी वे उसे पकड़ने दौड़ी। इसी बीच शिविर ने फरसे से पिता पर वार कर दिया, लेकिन फरसा घूम जाने से उसकी जान बच गई। केवल हाथ में ही मामूली चोट आई। हिम्मत जुटाकर सुभाष, शारदा व प्रियंका ने शिविर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मकान के पीछे की ओर भागा। परिवार का कत्ल करने के बाद शिविर ने कमर में खोंसा तमंचा निकाला और कनपट्टी से सटाकर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर प्रियंका व शारदा वहां पहुंची तो शिविर की मौत हो चुकी थी। माँ बेटी तब चीखने चिल्लाने लगीं। शारदा व प्रियंका की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने घर के अंदर का खौफनाक मंजर देखा तो सभी की रूह कांप उठी। उसके बाद तो गांव में सनसनी फैल गई। गोकुलपुरा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग उमड़ पड़े। पुलिस को सूचना मिली तो आला अधिकारी भी मौके पर आ गए और जांच में जुट गए।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का जमावड़ा भी शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजा, फिर जरूरी कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। उसके बाद घटना के संबंध में घर के मुखिया सुभाष से जानकारी हासिल की। पूछताछ के बाद किशनी थाने के एसएचओ अनिल कुमार ने घर के मुखिया सुभाष चंद्र यादव की तहरीर पर बड़े शिविर के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आरोपी द्वारा भी आत्महत्या कर लेने से उन्होंने फाइल बंद कर दी। कथा संकलन तक डॉली और सुषमा का इलाज सैफई के अस्पताल में चल रहा था। उनकी जान तो बच गई, लेकिन दिल के जख्म शायद ही जीवन में भर सकें। प्रियंका का सुहाग भाई ने ही उजाड़ दिया। उसके जीवन में अब शायद ही कभी बहार आए। सुभाष यादव व उनकी पत्नी शारदा भी पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। उनका कहना था कि जब परिवार ही नष्ट हो गया तो वे जिंदा रहकर क्या करेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना